सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे कि जब मैं मेंस का फुल मॉक देती हूँ तो मैं किस तरह से चीज़ें लेके चलती हूँ और मतलब किस तरह से क्वेश्चन सिलेक्शन करती हूँ। आई नो आप में से एक जन ने मेरे को 2-3 बार बोल रखा है कि एक रीजनिंग का सेक्शन मॉक लाइव डाल देने के लिए यूट्यूब पे ऐसे सॉल्व करके। तो देखो, मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसको रिकॉर्ड करूँ, पर होता क्या है कि कैमरे पे मॉक देना ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और फिल्म्स के तो मैंने काफ़ी सारे मॉक डाल रखे हैं, बट मेंस का मैंने एक भी नहीं डाला है, और इसी वजह से नहीं डाला है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है कैमरे में देने में। बट मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं संडे तक ना प्रोबेबली डाल दूँगी एक रीजनिंग का सेक्शन मॉक, फुल मॉक की। तो देखो, मैं फुल मॉक जो है ना वन गो में ही देती हूँ, मैं ऐसे ब्रेक करके नहीं देती हूँ। रेयर ही मैंने कभी ऐसे आधा आधा करके दिया होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर फुल मॉक को आधा आधा करके देना है तो उससे अच्छा सेक्शन मॉक दे लेते हैं। और फुल मॉक वन गो में देना थोड़ा आदत बन जाता है, फिर एग्ज़ाम में भी ईजी रहता है 2-3 घंटे तक ऐसे बैठना। तो ये हो गया। तो देखो, जैसे मॉक शुरू होता है तो मेरे को इतना तो पता होता है कि जो मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, जैसे मालूम मैं आरबीआई असिस्टेंट का मॉक दे रही हूँ, तो मेरे को इतना पता है कि आरबीआई असिस्टेंट में जितनी भी पजल्स आएंगी रीजनिंग के सेक्शन में वो बनाने लायक होंगी। बस एक आधी होंगी जो बनाने लायक नहीं होंगी, वो भी रेयर होगा ऐसा, वरना जितनी भी पजल होंगी वो सारी बनाने लायक होंगी। तो एक होता है बनाने लायक, एक होता है जो बनाने लायक है ही नहीं उस टाइम ड्यूरेशन में, कि आप कितना भी दिमाग मार लो, अगर आपने वो उठा लिया तो फिर आपका वो टाइम ख़राब हो गई। और एक होता है जो बनाने लायक है, हम बनाते भी हैं बट हम सिली मिस्टेक्स की वजह से उसमें फंस जाते हैं। तो ये होता है। अब जैसे मॉक खुला, रीजनिंग का सेक्शन खुला, तो मेरे को पता है कि इसमें पज़ल्स बनाने लायक होंगी। तो जब मैं पहले एग्ज़ाम के मॉक दिया करती थी तो उसमें ऐसा होता था कि सारी की सारी पज़ल्स बनाने लायक नहीं होती थी। तो मैं पहले मिसलेनियस पे जाया करती थी कि मिसलेनियस एक बारी कर लूँगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर मैं पज़ल्स पे जाऊँगी। पज़ल्स जितनी भी होंगी उसमें से जो मेरा स्ट्रॉन्ग वाला पज़ल पॉइंट होगा उसको बनाऊँगी। बट आरबीआई असिस्टेंट का मैं मॉक दे रही हूँ तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं पज़ल, अगर मान लो मेरे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पज़ल ही आ गया, तो मैं देखती हूँ कि अगर वो पज़ल फ्लैट एंड फ्लोर नहीं हुआ तो मैं बना देती हूँ। जैसे सर्कल हुआ तो बना दूँगी, अगर वो डेजिग्नेशन बेस्ड हुआ तो बना दूँगी, अगर वो फ्लोर हुआ तो बना दूँगी। लेकिन फ्लैट एंड फ्लोर होगा तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, चाहे वो ईज़ी भी दिख रहा हो मैं फिर भी छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरा फ्लैट एंड फ्लोर से जो थोड़ा रिश्ता है वो अच्छा नहीं है, तो उसको मैं लास्ट में ही करती हूँ। तो ऐसे में पज़ल उसको उठा लेती हूँ। फिर बात आती है कि पज़ल उठा भी ली है लेकिन वो फँस गई है। तो देखो, वो मोमेंट ऐसा होता है कि हमको लगता है कि शायद हम थोड़ा टाइम दे देंगे तो बन जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 मिनट दे दिया, ऑलरेडी ढाई मिनट दे दिया है। तो फिर ऐसा लगता है कि जो हमने टाइम दिया है वो वेस्ट हो जाएगा। तो देखो, उसमें ऐसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है उसको छोड़ कर के आगे बढ़ना। बिकॉज़ अटैचमेंट हो जाती है कि उस पज़ल को इतना टाइम दे दिया है, इतना ज़्यादा उसको वो कर दिया। ऐसा हो ना तो क्या करो कि एक बारी पूरा का पूरा जो पज़ल है वो पढ़ लो। कभी-कभी क्या होता है कि हम कोई लाइन मिस कर देते हैं जिसकी वज़ह से वो बन नहीं रहा होता है। अगर हमने दोबारा से पढ़ा तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन-सी लाइन मिस की है। तो मैं क्या करती हूँ, जो कंडीशन होता है वो सारी की सारी नोट करती हूँ। मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाती हूँ। डायरेक्ट मैं तभी बनाती हूँ जब पूरी की पूरी कंडीशन लिंक होती है, वरना मैं नोट सारी की सारी कंडीशन करती हूँ। तो मेरे जब दोबारा से पढ़ती हूँ ना वो पूरी की पूरी पज़ल को, तो मेरे लिए बहुत ईज़ी होता है कंडीशन मैच करना कि मैंने कौन-सी कंडीशन लिखी है, कौन-सी नहीं लिखी है। तो वैसे करके मेरे को पता चल जाता है। तो अगर मैंने कोई लाइन मिसरीड की होगी या फिर कोई लाइन मतलब छोड़ दी होगी, मैंने वो नहीं पढ़ी होगी, तो मेरे को वहीं पता चल जाता है। दूसरी से चीज़, अगर कोई ऐसी गलती होगी कि मैंने पज़ल बनाते टाइम पे गलती की है, तो वो उस टाइम तो नहीं दिखेगी। और ऐसा मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं किया है, जो गलती आप उस टाइम पे कर रहे होगे, वो आप बार-बार ही करोगे। एज़ इन अगर आपने लिखा है कि टी के जस्ट राइट में एफ है, बट आप जस्ट राइट में ना बिठा कर के जस्ट लेफ्ट में बिठा रहे हो, तो आप बार-बार वही ही गलती करोगे। आपको पता है कि टी के राइट में बिठाना है, मतलब मैं जब मॉक दे रही होती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि टी के राइट में एफ बिठाना है, बट मैं बिठा लेफ्ट में रही होती हूँ। तो ऐसी जो गलतियाँ होती हैं ये बार-बार ही होंगी। तो इसको मैं क्या करती हूँ, छोड़ देती हूँ और एंड में आके दोबारा करती हूँ, तो दोबारा में बन जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है बीच में, तो फिर दिमाग फिर प्रोसेस करने लग जाता है। बट अगर उसी टाइम पे उसको बार-बार बनाओ तो बार-बार गलत ही बनता है। तो अगर कोई लाइन मिसरीड की होगी, अगर कोई लाइन छूट गई होगी, तो वो दोबारा पढ़ते टाइम पे याद आ जाएगी। और अगर तब भी लग रहा है कि हमने सारी लाइन सही पढ़ी है, मिसरीड नहीं किया, तो छोड़ दो उस पज़ल को। क्योंकि बाद में जा कर के आप जितना टाइम उस पे वेस्ट करोगे उससे ज़्यादा आप कहीं और क्वेश्चन पे बना लोगे। ऐसा मैंने खुद ने नोटिस किया है कि बिना बात के उस पज़ल को लेके बैठने पे पूरा का पूरा मॉक ख़राब भी होता है। उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन कम ही बनेगा, बट अगर उसको लेके बैठे रह जाएँगे तो पूरा का पूरा सेक्शन ही ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जब जैसे हमें पता चलेगा कि हमने उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, अब हमारे पास टाइम बचा नहीं है, मार्क्स है नहीं हाथ में, टाइम चला गया है, तो फिर ऐसे ही हो जाएगा कि आपका जो सेक्शन है वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जाते हैं मिसलेनियस वाले सेक्शन पे। अब मिसलेनियस वाले सेक्शन पे भी अगर ब्लड रिलेशन होता है तो मैं उसको पहले नहीं उठाती हूँ। ब्लड रिलेशन भी होगा तो मैं मिसलेनियस में उसको लास्ट में रखती हूँ। अगर कोई ऐसा मिसलेनियस होगा जिसमें होगा कि बहुत ज़्यादा वो है, लेंदी है, एज़ इन कि लेटर्स दिया हुआ है, उसमें आपको जो वॉवेल्स हैं उसको +2 करना है, जो कॉन्सोनेंट उसको -2 करना है, उसके बाद उसको रीअरेंज करना है, उसके बाद बताना है कि कितने जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले हैं किस में मिनिमम है।
ऐसे वाले क्वेश्चन को मैं छोड़ देती हूँ। ये क्वेश्चन बन तो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी दिमाग लगाना है, लेकिन ये लेंदी होता है। 1 नंबर के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन को टाइम देना मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। उसके अलावा वो जो बाकी क्वेश्चन है, उसके अलावा मैं अगर किसी पजल में टाइम दे दूँगी तो मेरे पास 5 क्वेश्चन होंगे, तो 5 मार्क्स मेरे हाथ में होंगे। तो इस हिसाब से मैं उस मिसलिनियस क्वेश्चन को छोड़ देती हूँ मार्क फॉर रिव्यू करके, क्योंकि बाद में टाइम होगा तो मैं आके दोबारा बना लूँगी। तो ऐसे करके मैं मिसलिनियस में आगे बढ़ जाती हूँ। उसके बाद मिसलिनियस में भी जो भी होता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है। अब बात आती है कोडिंग डिकोडिंग की। तो एक कोडिंग डिकोडिंग होता है जो नॉर्मल प्रीलिम्स वाली होती है, बस मेंस में वो क्या होता है कि ज़्यादा वर्ड्स करके दे देते हैं या फिर इधर और ज़्यादा हो जाता है। और एक कोडिंग डिकोडिंग होता है जिसमें डिकोड ही करना होता है, वो तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। वो एंड में जब मेरे पास सब कुछ हो गया है तब मैं देखती हूँ, या फिर अगर स्टार्टिंग में जब मैं जा रही हूँ तो मेरे को पता चल जाता है कि हाँ ये दिख रहा है, मतलब ऐसा थोड़ी सी नज़र मार के पता चल रहा है तो कर दिया, वरना नहीं करती। दूसरी चीज़ इनपुट आउटपुट भी मैं स्टार्टिंग में देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग की तरह बिल्कुल छोड़ देती हूँ। इनपुट आउटपुट को मैं देखती हूँ क्योंकि वो थोड़ा बन जाता है, और अगर मेरे को शुरू में लग रहा है कि इसके मेरे को स्टेप्स क्लियर हो पा रहे हैं तो ही मैं रुकती हूँ, वरना मैं उसको छोड़ देती हूँ। क्योंकि इनपुट आउटपुट मैंने एक बार इतना टाइम दिया था और मेरा पूरा का पूरा रीजनिंग सेक्शन खराब हो गया। क्योंकि इनपुट आउटपुट ऐसी चीज़ है कि वो क्लिक कर गई तो कर गई, नहीं करी तो फिर वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि हम क्वेश्चन सेलेक्ट गलत कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम टाइम अपना वेस्ट कर लेते हैं और हमारा जो स्कोर है वो कम हो जाता है। क्योंकि देखो, बन तो क्वेश्चन जाएंगे, बात ये आती है कि ये वाला पजल उठाना था बट ये वाला उठा लिया है। हमको पता था कि ये वाला जो पजल है ये हमसे नहीं बनता है, फ्लैट एंड फ्लोर नहीं बनता है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे को पता है फ्लैट एंड फ्लोर नहीं बनता है, बट फिर भी लालच में आकर के कि 4 लाइन का पजल है, चलो बना देते हैं, मीन्स में 4 लाइन का पजल मिल गया, बन ही जाएगा, तो फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है। सेकेंडली, हमको पता है कि वो चीज़ हमारा वीक है, तो जब हम बना भी रहे होते हैं तो हमको होता है कि पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, उस सोच में और ज़्यादा वो पज़ल नहीं बनता है। तो इसलिए जो चीज़ आपका वीक पॉइंट है उसको एंड के लिए रख लो, इवन इफ़ अगर वो आपको ईज़ी लग रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको पहले करो। और अगर कोई पज़ल है जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं तो पॉसिबिलिटीज़ एक एक करके लेके चलो, बहुत ज़्यादा ही मिक्स मैच मत कर देना कि कभी ये वाली पॉसिबिलिटी उठा ली कभी वो वाली उठा ली। लाइन से लेके चलना तो ईजी रहता है समझने में भी, और बाद में जब पॉसिबिलिटी कट हो रही होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कौन सी लेके चलनी है। फिर बात आती है इंग्लिश के सेक्शन की, और इंग्लिश के सेक्शन में मैं क्या ही बताऊँ, उसमें तो मैं अटेम्प्ट कर देती हूँ बट मॉक में मेरा स्कोर नहीं आता है। जो एग्ज़ाम होता है उसमें तो फिर भी आ जाता है। मैंने आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईपीएस पीओ, जो भी मतलब इंग्लिश के सेक्शन के जो भी मेरे मॉक हुए हैं, आई मीन जो भी मेरे एग्ज़ाम हुए हैं उसमें मेरा स्कोर है, बट मॉक में नहीं आता है। तो इंग्लिश का सेक्शन छोड़ो। तो करंट अफेयर्स तो अभी मैं अटेम्प्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा पीछे का बैकलॉग ही चल रहा है, और तो उसमें भी अटेम्प्ट करने का क्या ही स्ट्रैटेजी है, उसमें तो जो आता है वो करना है। तो उसके लिए बता दूँ कि मैं स्मार्ट किरा से कर रही हूँ। स्मार्ट किरा की जो पीडीएफ है, अभी डेली वाली जो पीडीएफ है अप्रैल की, मैं वो कर रही हूँ। हाँ, अप्रैल की मैं जो डेली पीडीएफ है वो कर रही हूँ, और मार्च की जो वीकली पीडीएफ है वो मेरे को करनी है, बट मैं पोस्टपोन करती जा रही हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मार्च की वीकली पीडीएफ, अप्रैल की डेली पीडीएफ, तो ये मैं स्मार्ट क्लास से कर रही हूँ। तो अगर आप लोग को भी पीडीएफ करनी होगी तो आप स्मार्ट क्लास से कर सकते हो। मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है क्योंकि उसका प्रो वाला जो फीचर है ना, उसमें आपको क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं कि अगर आपने गलत किया तो दोबारा आपको रिपीट होगा जब तक आप सही नहीं। इसके अलावा वहाँ पे 45 डेज़ का मॉक प्रीमियर लीग चल रहा है, जिसमें आपको 45 डेज़ तक फ्री मॉक्स मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस सेक्शन फुल मॉक्स सारे। अभी काफ़ी सारे जो दिन हैं वो निकल चुके हैं, काफ़ी सारे दिन बचे हुए भी है। तो अगर आप लोगों ने नहीं दिए हैं मॉक्स तो आप वहाँ जाके दे सकते हो, वहाँ पे आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री में जो मॉक्स है वो मिल जाएंगे। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। तो सीए हो गया। उसके बाद बात आती है क्वांट्स। मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये है कि जो एग्ज़ाम मैं दे रही हूँ अभी आरबीएस एसएससी मेंस का, तो उसमें उतना ज़्यादा लेवल नहीं है जितना आईबीपीएस पीओ और इन सब में हुआ करता था। तो इसमें जो मेरे अटेम्प्ट्स हैं वो अच्छे खासे हो जाते हैं। इवन ऐसा होता है कि मेरे रीजनिंग के बराबर के मार्क्स हो जाते हैं क्वांट्स में, या फिर उससे ज़्यादा ही हो जाते हैं। एक मैंने मॉक दिया था, उसमें मेरा 40 में से 37.5 मार्क्स था, उसमें मैंने 40 में 40 अटेम्प्ट कर दिया था, 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो वो बेसिकली ये रहता है कि जिस हिसाब से लेवल रहता है मॉक का, उस हिसाब से मेरा फिर पॉइंट्स बन जाता है। तो जैसे देखो, पॉइंट्स का सेक्शन खुला है, तो सबसे पहले तो मैं कभी भी अरिथमेटिक तो नहीं करती हूँ। अगर अरिथमेटिक मेरे को मिल जाता है स्टार्टिंग में ही तो मैं नहीं करती हूँ, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। मैं प्रीलिम्स में स्पीड मैथ्स ढूंढती हूँ और मेंस में स्पीड मैथ्स नहीं ढूंढती हूँ, क्योंकि हर मेंस के मॉक में स्पीड मैथ्स नहीं होता है। जैसे आरबीआई सेशन में होता है, बट मैं स्पीड मैथ्स नहीं ढूंढती हूँ। मैं सबसे पहले मैं ढूंढती हूँ डीआई का सेट, जिसमें मेरे को लगे कि हाँ वो बन जाएगा एक बार में, जिसमें मेरे को फ्रेमिंग पता क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो हमको पता चल जाता है कि ये वाला जो डीआई है या ये वाला जो अरिथमेटिक है वो किस तरह से बनेगा, क्योंकि उस हिसाब से हमने कभी पहले कर रखा होगा, या हमको समझ में आ जाता है कि ऐसे होगा। जैसे कि मान लो कोई डीआई है, फॉर एग्जांपल बहुत इजी से डीआई दे रही हूँ कि हमें पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें परसेंटेज दिया हुआ है, मेल फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, तो हमको देखते ही पता चल जाता है कि परसेंटेज दिया हुआ है तो यहाँ से हम टोटल निकाल लेंगे, फिर मेल फीमेल का रेशियो दिया हुआ है तो मेल फीमेल को रेशियो में बांट देंगे। तो हमको यहाँ पे पता चल गया है कि हमको कैसे करना है। इसी तरह और भी डीआई सेट्स होंगे जिसको देख करके पता चल जाएगा कि इसकी फ्रेमिंग कैसे कैसे, मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो कैसे कैसे हम फ्रेम करने वाले हैं।
तो जब पता चल जाएगा तो आपसे वो बन ही जाएगा। फिर कहीं अगर नहीं बना है तो फिर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक में होगा। तो सबसे पहले तो वैसा वाला DI सेट ढूंढ के मैं वो कर देती हूँ। उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन मिलता है, एक्सपीरियंस मिल गया तो एक्सपीरियंस बना देती हूँ। अगर नंबर सीरीज़ मिल गया तो नंबर सीरीज़ बना दिया। रॉन्ग नंबर सीरीज़ मैं यूजुअली एंड में करती हूँ, बट अगर लग रहा है कि ईजी है, जैसे मैंने पहला रॉन्ग नंबर सीरीज़ किया और वो मेरा बन गया, तो मैं सारे ही एक साथ देखते हुए चलती हूँ। लेकिन अगर मैंने पहले ही उठाया और वो नहीं बना है, तो मैं लिटरली आगे के सारे स्किप कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ में या फिर टाइम वेस्ट कर देगा अगर मेरे से नहीं बना तो। उसके बाद फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चन पे जाती हूँ। और RBI असिस्टेंट जो भी क्लर्क लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनका अरिथमेटिक उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, तो वो फिर अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनाती हूँ। क्वेश्चन भी आपको देखने पड़ेंगे कि आपको वो बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। जैसे कि मान लो कि कोई बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल वाला क्वेश्चन आ गया है, तो पहले पढ़ के देख लो। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि वेरिएबल वाला क्वेश्चन है लेकिन वो बन जाएगा ईजिली। उसमें बस ये होता है कि इस चीज़ को x बोला है तो x+100 की वैल्यू क्या है, इस टाइप से होगा, तो वो तो ईजी होता है, वो बन जाएगा। पर कोई कोई होता है जो बहुत ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हुआ था, तो उसको मैं क्या करती हूँ कि उसको छोड़ती हुई जाती हूँ। उसको बनाऊँगी बाद में आकर के, क्योंकि इतना टाइम रहता है सफिशिएंट कि उसको उस तक आने के लिए टाइम मिल जाता है। तो सबसे पहले तो जो ईज़ी वाले अरिथमेटिक होते हैं जो ईज़िली बन जाएंगे, या फिर जिनकी फ्रेमिंग एकदम, जिनके सॉल्यूशन एकदम तुरंत पता चल जाते हैं कि ऐसे ऐसे करके मैं बना लूँगी, उनको बना लेती हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन वैसे होते हैं जो अरिथमेटिक मैंने छोड़ दिए होते हैं कि इनको बाद में आकर के देखूँगी, उनको मैं छोड़ देती हूँ और जाती हूँ DI के उन वाले सेक्शन पे जो मेरे को लगता है कि थोड़ी कैलकुलेटिव है पर बन जाएगी, तो DI का वो वाला सेट बनाती हूँ। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं उन क्वेश्चंस पे जाती हूँ जो अरिथमेटिक के मैंने छोड़ दिए। मान लो कोई SI CI का क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा ही मेरे को ऐसा डरावना सा लग रहा है कि ये और ये इतना रेशो दिया हुआ है, वो इतना रेशो दिया हुआ है, इससे ये उससे वो, इसमें ये है, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव सा दिख रहा है और बहुत ज़्यादा डरावना सा दिख रहा है। SI CI मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है बट बहुत वीक भी नहीं है, मतलब उसके क्वेश्चन मेरे से बन जाते हैं, बट जहाँ ज़्यादा उसमें ऐसे तामझाम दिख जाता है ना, तो मैं उसको फिर छोड़ देती हूँ एंड के लिए कि एंड में आकर के देखूँगी। एक बारी पढ़ के देख लिया करो कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ बस वो दिखने में डरावना लग रहा है कि रियल में भी डरावना है, क्योंकि पढ़ के पता चल जाता है कि ऐसा क्वेश्चन हमने कभी किया है या नहीं किया है, या फिर इसको हम कैसे करेंगे। मन में सॉल्यूशन आ गया कि हाँ हमने इससे पहले कभी बनाया है या फिर हमें पता है कि ये कैसे बन जाएगा, तो फिर वो बन जाएगा, तो उस टाइम बना लो। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एंड के लिए छोड़ दो। तो मैं भी वही कर देती हूँ कि उसको एंड के लिए छोड़ देती हूँ, फिर वापस आकर के उसको दोबारा से बना लेती हूँ। तो एक चीज़ जो मैंने अब सीख ली है कि अगर कोई क्वेश्चन फंस जा रहा है तो उसको छोड़ दो वहीं पे। ये मैं पहले किया करती थी कि मैं उसको लेके बैठ जाती थी कि मैंने इतना टाइम दे दिया है, दोबारा टाइम दे देती हूँ थोड़ा सा, क्या पता बन जाए बन जाए बन जाए, ऐसे करते करते काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। बट अब मैंने इसी चीज़ सीख लिया है। प्लस अगर कोई क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो रहा है तो वो दोबारा होगा, तिबारा होगा, जितनी बार बनाओगे उतनी बार होगा। बहुत रेयर होगा कि आपका दूसरी तीसरी बार में पता चल गया है, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो। उसका जो सोल्यूशन है वो इस तरह से रखो कि बाद में अगर आप आओ तो आपको पता चल जाए। और अगर क्वेश्चन मतलब छोटा सा है तो आप दोबारा ही सॉल्व कर लो तो ज़्यादा बेटर है। बट जैसे मान लो DI है, DI का सेट है, आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, आपको दोबारा नहीं मिल रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक आपने जो किया है, उसको छोड़ दो, आगे वाले क्वेश्चन कर लो, बाद में आगे करके देखो। और दोबारा से जब आप उसको रीचेक करोगे कि ये वाला डेटा है, ये यहाँ लिखा है, वो वाला डेटा यहाँ लिखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलती की है। और बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि दोबारा से आने के बाद आपको वो गलती मिल जाती है। तो इसके बाद ये हो गया कौन सा सेक्शन। फिर आता है कंप्यूटर का सेक्शन, और कंप्यूटर के सेक्शन में तो क्या ही, उसमें तो जो पढ़ेंगे वही टिक मार्क करना है, और बस यही था सेक्शन। तो इसी तरह मैं अपना मेंस का मॉक जो है वो अटेम्प्ट करती हूँ, और आई होप मैंने सब कुछ बता दिया है, मैं कुछ मिस नहीं कर रही हूँ। मैं पहले से पॉइंट्स बना के नहीं रखती हूँ, मैं कैमरे के सामने आती हूँ और मेरे को जो समझ में आता है मैं आके बोल देती हूँ। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ पॉइंट्स बना के लिख लूँ कि अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो मेरे को याद आ जाए, या फिर शॉर्ट पॉइंट्स वगैरह कुछ भी नहीं बना के रखती हूँ। सीधे आती हूँ कैमरे के सामने बोल करके वीडियो बंद कर देती हूँ। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए होंगे। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मेरे को याद आएगा तो मैं फिर वो पिन कर दूँगी कमेंट, ताकि सबको पता चल जाए वो वाला जो पॉइंट मिस हुआ है। बाकी yeah, that's it for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please do subscribe.